Hello students, a very good morning to all of you and welcome again in history classes. Students, I hope you all are fine and fit at home, doing your work properly. आशा करती हूँ आप सभी घर पे अच्छे हैं, सेफ हैं और अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू कर रहे हैं. Students, class 12th history में today we will start our revision work and the important chapter of modern history, chapter 13, that is Mahatma Gandhi and the नेशनलिस्ट मूवमेंट. महात्मा गांधी और नेशनलिस्ट मूवमेंट, उनके राष्ट्रीय जो आंदोलन उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए इंडिया के लिए चलाए थे, उनके बारे में हम एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे. एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इन आवर यूनिट 3. महात्मा गांधी के बारे में और उनके चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में स्टार्ट करने से पहले, रिविजन स्टार्ट करने से पहले हम एक अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, एक बहुत अच्छे थॉट के साथ स्टार्ट करेंगे कि गुड थिंग्स come to people, good things come to people who wait, good things come to people who wait, but better things come to those who go out and get them. It means कि अच्छी चीजें आपके पास आती हैं जो वेट करते हैं, यानी कि जो इंतजार करते हैं उनके पास अच्छी चीजें आती हैं, बट जो बेटर थिंग्स है उससे भी ज्यादा बेटर थिंग्स, बहुत अच्छी चीजें, या किसी प्रकार से भी कह सकते हैं हम कि उनको जो रिजल्ट मिलता है वो किनको मिलता है, जो इस काम के लिए जाते हैं और उनको अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं. इट मीन्स वेट करने से ज्यादा बेटर क्या है कि हम किसी भी काम को करने के लिए जाएं और उसको बेटर वे में अच्छे से उस काम को कंप्लीट करें और उन सारी चीजों को अचीव करने की कह सकते हैं कि क्षमता रखें जो हम अचीव कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास. महात्मा गांधी एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट. महात्मा गांधी के बारे में रीड करने से पहले महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैं आपको बताती हूँ कि महात्मा गांधी, हम जिनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपने कंट्री के लिए, अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, उन्होंने अपने देश को आजाद करवाने के लिए जो कंट्रीब्यूट उन्होंने हमारे इंडिया के लिए किया है, शायद ही हमें कहीं और भी वो देखने को ना मिले. तो महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आजादी की प्राप्ति के लिए जिस प्रकार से हमारी पूरी कंट्री को एक यूनिटी के रूप में फॉर्म किया, एक एकता के सूत्र में बांधा और साथ में अपनी जो इंडिपेंडेंस थी वो अचीव की, वो सारा का सारा हमारा इंडिया का काम किसकी लीडरशिप में हुआ था? महात्मा गांधी की लीडरशिप में हुआ था. थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं महात्मा गांधी का. महात्मा गांधी बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर. गुजरात में जगह है काठियावाड़, वहां पे पोरबंदर में 2 अक्टूबर को 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था. महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है कि रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका जनवरी 1915. इसके बाद क्या हुआ था कि वो बैरिस्टर की स्टडी करने के लिए इंग्लैंड चले गए. इंग्लैंड से उस चीज की प्रैक्टिस के लिए वो साउथ अफ्रीका गए और साउथ अफ्रीका में वो काफी लंबे टाइम तक कह सकते हैं वहां पर रहे, जहां पर उन्होंने क्या देखा कि जो इंडियंस लोग रहते हैं उनके अगेंस्ट में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वहां पर देखा गया, जातीय भेदभाव देखा गया, नस्लीय भेदभाव, उनके कलर के आधार पर कह सकते हैं, उनकी जाति के आधार पर जो इंडियंस के साथ वहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जो भेदभाव वहां पर हो रहा था, उनके अगेंस्ट वहां पर उन्होंने आवाज उठाई थी. अब उसके बाद काफी टाइम तक वहां पर लॉ की प्रैक्टिस करने के बाद गांधी जी इंडिया वापस लौटते हैं. कब? साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुए थे जनवरी 1950 में. जनवरी 1915 में वो अपने देश इंडिया वापस आते हैं. उसके बाद यहाँ पर आने के बाद उन्होंने यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे उनके बारे में देखा कि किस प्रकार से उन्होंने हमारे पूरे इंडिया के ऊपर रूल किया हुआ है, किस प्रकार से वो इंडियंस का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, हमारी सारे जो रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग करते हुए हमारे देश को कह सकते हैं कि बिल्कुल ही पतन की तरफ लेके जा रहे हैं. तो उन्होंने इस डायरेक्शन में काम करने की सोची, पॉलिटिक्स में आने की सोची और अपना जो गुरु था वो किसको बनाया था? गोपाल कृष्ण गोखले. उनके पॉलिटिकल गुरु की जब बात आती है तो उनके पॉलिटिकल, महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले. अब उसके बाद आते हैं कि वो सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने कब से आना शुरू हुए थे. सबसे पहले उन्होंने BHU में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक एक्सप्लेनेशन किया था, एक कह सकते हैं उनका एक भाषण था, एक स्पीच थी. तो फर्स्ट टाइम इंडिया में तब वो लोगों के सामने आए थे, यानी कि 1950 में इंडिया आने के बाद उन्होंने पहली बार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपना भाषण दिया था आकर, और उसके बाद से वो लोगों के सामने कह रहे हैं कि सामने आए और धीरे धीरे वो एक मेन लीडर और एक ग्रेट लीडर के रूप में
लोगों के सामने आते थे। उसके बाद बात आती है कि उन्होंने कौन कौन से जो ऐसे मूवमेंट्स थे जिनको उन्होंने चलाया था। सबसे पहला 1960 में उन्होंने अपना पहला जो भाषण दिया था 1960 में BHU में, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। उसके बाद 1917 में 1917 में बिहार में गए वो, चंपारण एक जगह है बिहार में, वहां पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पर पीजेंट्स के साथ जो विद्रोह कर रहे थे, जो कह सकते हैं विद्रोह नहीं कह सकते हैं उसको, एक मूवमेंट चलाया हुआ था। किसके खिलाफ? कल्टिवेटिंग इंडिगो। इंडिगो क्या थी कि उस टाइम पे अंग्रेज जो थे वो इंडियंस से क्या करवा रहे थे कि वो नील की खेती करवा रहे थे, इंडिगो की खेती करवा रहे थे, और उस नील को यहाँ से लेके जाकर इंग्लैंड में उसको वहां पर उसका निर्यात कर रहे थे, वहां से बहुत अच्छा पैसा वो कमा रहे थे। साथ में कह सकते हैं कि इंडिगो की जो कल्टीवेशन होती थी उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि जो जमीन की फर्टिलिटी थी वो बहुत ज्यादा कम हो जाती थी, क्योंकि जब इंडिगो की जो कल्टीवेशन है वो की जाती है, खेती की जाती है वहां पे, तो क्या होता है कि उसकी जो जड़ें होती है, रूट होती है, वो बहुत अंदर तक जाती है, जो सोइल होती है उसकी फर्टिलिटी को खत्म कर देती है। तो यही एक कारण था कि जो किसान थे वो इंडिगो की खेती नहीं करना चाहते थे, और इसी के खिलाफ वो धरने पर थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो इसी कह सकते हैं मूवमेंट को समर्थन दिया था फर्स्ट टाइम उन्होंने 1917 में चंपारण बिहार में। सेकेंड अब उनका आता है 1918 में अहमदाबाद में। अहमदाबाद में जो मिल वर्कर्स थे, मिल वर्कर्स काम कर रहे थे, किसके अगेंस्ट में था ये? इंक्रीज द वेजेस, कि वो अपने वेजेस को थोड़ा बढ़वाना चाह रहे थे, क्योंकि उनसे काम ज्यादा लिया जा रहा था। इसके बदले में उनको लग रहा था कि उनको जो वेजेस दिए जाते हैं वो कम दिया जाता है वेतन, और वो अपने वेतन को कितना बढ़वाना चाह रहे थे? 35% इंक्रीज चाह रहे थे, इसमें 35% इंक्रीज चाह रहे थे। और उसके अगेंस्ट में वो कह सकते हैं कि जो मिल वर्कर्स थे, वो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके सामने धरने पर बैठे हुए थे, और इसी को समर्थन दिया था महात्मा गांधी ने 1980 में। कहाँ पे? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में जो उन्होंने इस चीज को आगे शो किया वो कौन थे? मिल वर्कर्स थे। इससे पहले 1917 में चंपारण में बिहार में कल्टीवेशन जो की जाती थी, कल्टीवेटेड इंडिगो के अगेंस्ट में वो समर्थन दे रहे थे। अब उसके बाद तीसरा और मूवमेंट आता है, ये तो एक कह सकते हैं कि हम पूरे नेशनल लेवल पर नहीं है, बट एक एरिया के अकॉर्डिंग थे जो मूवमेंट चले हुए थे, उनके साथ कह सकते हैं महात्मा गांधी जुड़े हुए थे। लेकिन इसके बाद सभी को पता है कि 3 बड़े मूवमेंट महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए थे, और ये तीनों ही मूवमेंट कौन कौन से थे सभी को पता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। तीनों ही मूवमेंट ऐसे थे जिन्होंने हमारे देश को कह सकते हैं कि आजादी दिलाई थी। लेकिन ये जो मूवमेंट यहाँ पे हो रहे हैं, जो कह सकते हैं विद्रोह चल रहे हैं, वो एक स्पेसिफिक एरियाज में है, वो ना कि पूरे इंडिया लेवल पे है। तो पहला मैंने आपको बताया था चंपारण बिहार में, सेकंड अहमदाबाद गुजरात में, एंड थर्ड खेड़ा में। इसमें क्या हुआ था 1980 में कि जो पीजेंट्स मूवमेंट चला रखा था वो रिमिट द रेवेन्यू, वो रेवेन्यू को कम करवाना चाह रहे थे, या बिल्कुल ही कह सकते हैं कि उसको माफ करवाना चाह रहे थे। किस बात के लिए? क्योंकि जो कह सकते हैं कि उनकी जो फसल थी वो खराब हो चुकी थी और वो रेवेन्यू पे करने में वहां पर अनेबल थे। तो इसी कारण से जो पीजेंट्स थे वो सारे के सारे मूवमेंट चला रहे थे, मूवमेंट के ऊपर बैठे हुए थे। तो इसमें महात्मा गांधी ने समर्थन किया 1918 में, जो खेड़ा में सत्याग्रह चलाया गया था। उसके बाद बात आती है, तीनों मैंने आपको मूवमेंट बताए इसमें कि महात्मा गांधी कब फर्स्ट टाइम पे लोगों के सामने आना स्टार्ट हुए थे। सबसे पहले उन्होंने BHU 1916 में अपना जो स्पीच दी थी उसके द्वारा। सेकंड 1917 में चंपारण बिहार, जहाँ पे इंडिगो कल्टीवेशन के अगेंस्ट में लोग बैठे हुए थे। साथ में 1918 में अहमदाबाद के जो मिल वर्कर्स थे, और उसके बाद 1918 में खेड़ा में जो सत्याग्रह चला हुआ था। अब उसके बाद बात आती है 1919 की। 1919 की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है गांधी जी कोल्ड कैंपेन अगेंस्ट रोलेट एक्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे रोलेट एक्ट के बारे में कि रोलेट एक्ट था क्या। रोलेट एक्ट क्या था कि एक ये कमेटी बनाई गई थी सर सिडनी, जो रोलेट थे उनके कह सकते हैं कि लीडरशिप में, सर सिडनी के, तो उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया था रोलेट एक्ट। अब बात करते हैं हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। 1914 के बाद क्या हुआ था कि इंडिया में प्रेस जो थी हमारी, उसके ऊपर कह सकते हैं कि बैन लगा दिया गया था कि आप ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट या किसी भी प्रकार से कोई भी जो एक्टिविटी है वो आपकी मुंह नहीं होगी। तो इसमें क्या हुआ कि प्रेस के ऊपर जो प्रतिबंध लगा दिया गया, साथ में कहा गया कि अगर किसी भी व्यक्ति को
किसी भी कह सकते हैं कि शक के आधार पर किसी भी बात के बेस के ऊपर वो पकड़कर प्रिजन में, जेल में डाल सकते हैं। तो कई लोगों ने इस कानून को क्या नाम दिया था, ये सारी टाइमिंग की बातें हैं 1914 के बाद की, जब जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था उस दौरान। लेकिन जब 18 में जो वर्ल्ड वार था वो खत्म हो गया था, उसके बाद भी एज इट इज सारी की सारी चीजें चली जा रही थी। अब इंडियंस क्या चाहते थे कि इस रोलेट एक्ट को खत्म किया जाए, क्योंकि ये इसको हमारे जो इंडियंस थे वो किस चीज की संज्ञा दे रहे थे, किस चीज के बारे में बता रहे थे कि ये क्या है, एक काला कानून है, क्योंकि आप बिना ही बेवजह ही किसी भी इंसान को कह सकते हैं कि पकड़कर जेल में डालने वाली जो प्रोसीजर है, तो उसको नाम दिया गया था रोलेट एक्ट। अब महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में कैंपेन चलाया था और इसको नाम दिया था रोलेट एक्ट, रोलेट सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है कि सत्य के आधार पर जब आप अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं तो उसको सत्याग्रह कहा जाता है। यानी कि आप सच के लिए किसी चीज के लिए आग्रह करते हैं, इंसिस्ट करते हैं सच के लिए, तो वो सत्याग्रह होता है। और महात्मा गांधी ने इस कैंपेन को क्या नाम दिया था, रोलेट सत्याग्रह। तो रोलेट एक्ट था एक काला कानून था। इसके बारे में बात करते हैं। इन 1919 आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर ही कॉल्ड फॉर ए कैंपेन ऑफ नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। अब उसके बाद हम बात करते हैं एक मेन मैसेकर की, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में जो हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जलियांवाला जो बाग था वहां पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, अलग अलग पर्पज से सभी लोग इकट्ठे हुए थे। कोई कह सकते हैं कि वहां पर एक बैसाखी का मेला लगा हुआ था, उसके पर्पज के अकॉर्डिंग आए थे। कोई कह रहा है कि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी अगेंस्ट आए थे, कोई रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में वहां पर बैठे हुए थे। और जो जनरल डायर थे, जनरल डायर ने क्या किया था, वहां पर उसको बिना लोगों को वार्निंग दिए उसको घेर कर चारों तरफ से भीड़ जो इकट्ठी हुई थी वहां पर उसके ऊपर गोलियां चलवाती थी। अब इसके बाद क्या हुआ कि इसको नाम दे दिए जो मैसेकर हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर। इसमें एग्जैक्ट कह नहीं सकते, लेकिन बहुत सारे सैकड़ों हजारों लोग यहाँ पर मारे गए थे। तो इसी के अगेंस्ट में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के अगेंस्ट में जो पहला हमारा बड़ा मूवमेंट चला था नेशनल लेवल पर, वो स्टार्ट किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। अब उसके बाद एक और बात आती है, इसी के साथ साथ एक और मूवमेंट चला हुआ था खिलाफत मूवमेंट। अली ब्रदर्स के द्वारा चलाया गया था, शौकत अली और जिनको अली ब्रदर्स बोलते थे, उन्होंने इसको शुरू किया था। उन्होंने क्यों शुरू किया था इसका, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो खलीफा था, जिसको मुस्लिम लोग सभी खलीफा मानते थे, उसके अगेंस्ट कह सकते हैं तुर्की के जो सुल्तान थे उनको सभी लोग खलीफा मानते थे, और उनके अगेंस्ट कह सकते हैं अंग्रेजों ने बहुत बुरा व्यवहार किया था, उनके साथ इल ट्रीट किया था। तो इसी चीज के अगेंस्ट में हमारे इंडिया में जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने इकट्ठे होकर मूवमेंट चलाया था खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट के अगेंस्ट में जब कहते हैं अली ब्रदर्स जो थे, अली बंधु थे जो महात्मा गांधी के पास गए, तो उन्होंने अपना कह सकते हैं कि समर्थन उनको दिया। किस लिए, और यही रीजन था कि जब खिलाफत मूवमेंट को महात्मा गांधी ने समर्थन दिया था, तो जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो इसमें क्या हुआ था कि हिंदू और जो मुस्लिम यूनिटी है वो चीज वहां पर हमें देखने को मिली थी। तो यही चीज है कि 1920 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके अगेंस्ट में किया गया था, ये जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके अगेंस्ट में स्टार्ट किया गया था। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट धीरे धीरे इसमें क्या हुआ कि लोगों ने टाइटल जो मिले हुए थे, बड़े बड़े जो लीडर्स थे उन्होंने अपने टाइटल्स वापस कर दिए, स्कूलों में कॉलेजों में जाना बंद कर दिया गया, जो लॉयर्स थे उन्होंने अदालतों में जाना बंद कर दिया, टीचर्स थे उन्होंने स्कूलों में जाना बंद कर दिया। साथ में स्वदेशी को अपनाया गया, यानी कि जो भी फॉरेन गुड्स था, विदेशी माल था, उसका बायकॉट किया गया और अपने स्वदेशी के ऊपर फोकस किया गया। तो ये सारी की सारी चीजें इंसिडेंट चल रहे थे, किसके साथ चल रहे थे, महात्मा गांधी इन चीजों को किसके द्वारा लीड करना चाहते थे, वो चाहते थे नॉन वायलेंस और सत्याग्रह के द्वारा, यानी कि ट्रुथ और नॉन वायलेंस के बेस पर इस बड़े मूवमेंट को वो खड़ा करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कहीं पर भी कोई भी हिंसा हो। अब इसके बाद क्या हुआ कि बात आती है 1920 की। 1920 में स्टार्ट हुआ था। 1922 की बात आती है कि चौरी चौरा एक प्लेस है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर क्या हुआ, जो मोब इकट्ठा हो रही थी, उन्होंने वहां पर जो पुलिस स्टेशन था उसमें आग लगा दी, और वहां पर अंदर कहते हैं कि 22 जो पुलिसमैन थे, पुलिसकर्मी थे 22, वो सारे के सारे अंदर ही जल गए थे। और इस इंसिडेंट के बाद, इस घटना के बाद महात्मा गांधी बहुत ज्यादा कहते हैं दुखी हुए, और उन्होंने क्या किया कि सस्पेंडेड कर दिया इस मूवमेंट को। कौन से मूवमेंट की बात कर रहे हैं हम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात कर रहे हैं, असहयोग आंदोलन की बात कर रहे हैं। अब उन्होंने इसको एंड कर दिया, और क्वेश्चन पुट होता है यहाँ से कि कब खत्म किया गया था जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, तो वो खत्म किया गया था 1922 में आफ्टर द चोरा चोरी इंसिडेंट, यानी कि इस घटना के बाद इस मूवमेंट को खत्म कर दिया गया। उन्होंने कहा कि
हम जो लीड कर रहे हैं इस मूवमेंट को नेशनल लेवल पे, वो सिर्फ और सिर्फ हम नॉन वायलेंस के द्वारा लेके जाएंगे। जो वायलेंस है, हिंसा है, वो हम कहीं भी इस चीज को आगे नहीं बढ़ाने दी जाएगी। इसके बाद कहते हैं कि 1924 में, उसके बाद गांधी जी को जेल में डाल दिया गया और उनको रिलीज किया गया था 1924 में, 1924 में। उसके बाद उन्होंने जेल से आने के बाद अपने इंडिया में कह सकते हैं कि अपने विचारों को, अपने आइडियाज को बताने के लिए अलग अलग आइडियाज लोगों को बताया। अब उन आइडियाज में उन्होंने किन किन चीजों को लोगों के सामने रखा। सबसे फर्स्ट था होमस्पन क्लोथ, कि आप अपने हाथ से बने हुए, आप अपने घर पर बने हुए कपड़ों को पहनेंगे। सेकंड, द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि जो छुआछूत है, अस्पृश्यता है, उसको खत्म किया जाए। कह सकते हैं कि जब सभी लोगों को इक्वल माना उन्होंने और कहा कि जो अनटचेबिलिटी है उसको क्या किया जाए, खत्म किया जाए। एंड थर्ड, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुसलमानों की जो एकता है वो कायम की जाए। और इसी चीज का एग्जाम्पल हम एक यहाँ पर देख सकते हैं, कहाँ पर, नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट में, कि जब अली ब्रदर्स महात्मा गांधी के पास खिलाफत मूवमेंट के लिए, कह सकते हैं सहयोग के लिए गए थे, तो उन्होंने सहयोग किया था। और मुस्लिम जो लोग थे वो कोऑपरेट कहाँ पर कर रहे थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान कर रहे थे। तो उन्होंने ये चीजें सामने रखी लोगों के, कि महात्मा गांधी ने सबसे फर्स्ट होमस्पन क्लॉथ को बढ़ावा दिया, साथ में एबोलिशन किया अनटचेबिलिटी का, एंड हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात लोगों के सामने रखी। अब उसके बाद धीरे धीरे जो प्रोग्रेस थी वो चलती जा रही है। अब बात आती है 1928 की। 1928 में फेलियर ऑफ साइमन कमीशन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं साइमन कमीशन की, कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने साइमन कमीशन को 1928 में, सर साइमन थे इसके हेड, उनकी अध्यक्षता में 2 लोगों के साथ, कह सकते हैं मेंबर इसमें शामिल थे, और उनको भारत में भेजा कि आप वहां पर जाकर चेक कीजिए कि जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो बनाइए, वो तैयार कीजिए कि किस प्रकार से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो काम कर रही है, जो इंडिया ब्रिटिशर्स हैं वो काम कर रहे हैं वहां पर, किस प्रकार से प्रोग्रेस है वहां पर डेवलपमेंट की। और इसमें क्या किया गया था कि जब वो प्रोग्रेस की बात इंडिया के लिए करने के लिए आ रहे हैं, तो साथ में क्या हुआ था कि इसमें एक भी मेंबर जो था वो इंडियंस को नहीं रखा गया। सारे के सारे जो मेंबर थे साइमन कमीशन के अंदर, वो सारे कौन थे, वो सारे के सारे ब्रिटेन से थे। और इसी बात का लेकर जो इंडिया में जब वो आए तो विरोध हुआ। 1928 की बात है ये। 1928 में इस चीज का, साइमन कमीशन जब इंडिया में आया तो बहुत ज्यादा इसका विरोध हुआ, और लोगों ने, कह सकते हैं कि जो स्लोगन दिए कि साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। उसके बाद उनको ब्लैक फ्लैग दिखाकर उनका बायकॉट किया गया। और इसी दौरान लाला लाजपत राय इसी चीज का विरोध करते हुए, कह सकते हैं कि उनकी डेथ हो गई थी जब उनके ऊपर ब्रिटिशर्स ने लाठीचार्ज किया था 1928 में। तो साइमन कमीशन फेल हो गया, काम नहीं कर पाया इंडिया में आने के बाद। 1928 में जब साइमन कमीशन, कह सकते हैं कि कोई प्रोग्रेस, किसी भी तरह की उसकी रिपोर्ट तैयार नहीं हुई, तो लाहौर में कांग्रेस ने एक सेशन रखा, क्योंकि कांग्रेस के हर साल सेशन होते थे अलग अलग जगह पर, अलग अलग हेड के द्वारा। तो 1928 की बात हो रही है, एंड दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन ऑफ कांग्रेस। 1928 में कांग्रेस सेशन रखा गया। इसमें क्यों इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, क्योंकि इसमें डिमांड रखी गई थी किस चीज की, इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था, साथ में पूर्ण स्वराज की। पूर्ण स्वराज की मांग क्या रखी गई थी कि हमें इंडियंस को अब अपना खुद का राज चाहिए, हम ब्रिटिशर्स के अंडर में काम नहीं करेंगे, हमारी खुद की गवर्नमेंट हो, इंडियंस लोग हो, उसमें अपने देश को लीड करने वाले लोग हैं जो वो इंडियंस होने चाहिए, हमें क्या चाहिए, ब्रिटिशर्स से पूर्ण स्वराज चाहिए। तो ये जो लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ था, और इसके बाद जनवरी 1930 में इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। हमारा पहला जो स्वतंत्रता दिवस की जब बात आती है तो वो कब मनाया गया था, जनवरी 1930 को। और किसके बाद, लाहौर कांग्रेस सेशन के बाद डिमांड क्या रखी गई थी उसमें, पूर्ण स्वराज की। अब उसके बाद कहते हैं कि 1930 में जब कह सकते हैं कि सारा का सारा देश इस चीज के लिए खड़ा हो गया था कि हमें ब्रिटिशर्स से आजादी चाहिए, तो गांधी जी ने एक बार दोबारा से इस चीज के ऊपर विचार किया कि क्यों ना एक और बड़ा नेशनल मूवमेंट चलाया जाए। उसी नेशनल मूवमेंट के बेस पे उन्होंने डिसाइड किया लॉन्च करने के लिए साल्ट सत्याग्रह। साल्ट सत्याग्रह के बाद हमारा जो दूसरा बड़ा नेशनल मूवमेंट है 1930 का, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये स्टार्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी और नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में। स्टार्टिंग हमने की थी महात्मा गांधी की बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ, उसके बाद बताया कि किस प्रकार से लोगों के सामने महात्मा गांधी आए और किस प्रकार से उन्होंने कहाँ कहाँ पर अपने प्रेजेंट दिखाई कि अलग अलग एरियाज में। 1917 में जैसे बात करें तो चंपारण था,
उसके बाद 1918 में अहमदाबाद जो मिल वर्कर्स थे उनके साथ जाकर खड़े हो गए। उसके बाद पीजेंट्स मूवमेंट था खेड़ा में 1980 में। उसके बाद जो धीरे धीरे हमारी इंडियन हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में जो इंसिडेंट होते गए थे कि किस प्रकार से जो साइमन कमीशन था वो इंडिया में आया था, किस प्रकार से रोलेट एक्ट पास किया गया था, खिलाफत मूवमेंट चला था, और उसके बाद एक हमारा बड़ा नेशनल मूवमेंट चला था। कौन सा था वो? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके बाद किस प्रकार से उसको विड्रॉ किया गया, खत्म किया गया। उसके बाद पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई, साथ में दूसरे और बड़े जो मूवमेंट था उसको चलाने की तैयारी हो रही थी महात्मा गांधी के द्वारा, एंड दैट वाज कौन सा था वो मूवमेंट? सिविल डिसोबीडियंस। We discuss about civil disobedience movement and quit India movement in next video. Okay students, thanks to all.